तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ने वाला भाई, क्वेश्चन हम लिख रहे थे अर्थव्यवस्था और माइंड में वही आ गया। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, जो हम आज एक ही क्लास में आप थंबनेल देखे होंगे, एक ही क्लास में लोग अर्थव्यवस्था को समाप्त करेंगे। ये मास्टर वीडियो है और मास्टर वीडियो हम बनाते हैं, हर बुक का हम बनाए हुए हैं और धीरे धीरे जिस बुक के नहीं बना उस बुक को भी हम बनाएंगे। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको ऑफलाइन से लाइव क्लास चलता है, अगर आप नहीं जुड़े हुए भाई तो इसमें जुड़िए, आपको हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार के बेनिफिट आपको मिलेगा। और इस प्रकार से जो आपके पास कम समय में आप चाहते हैं कि बिहार टॉपर बने, बेहतरीन नंबर लाएं, हम सबसे अच्छा नंबर लाएं, और मेरे पास समय भी कम है, समय का अभाव में आप आइए नहीं, क्योंकि समय ज़्यादा तो है नहीं, अब 2 महीना समय बचा है और 2 महीना में बस आपके लिए प्रतिदिन मास्टर वीडियो लाएंगे। चाहेंगे तो हम तो जितना एग्जाम लेना उतना एग्जाम में ही हम आपको क्लास खत्म कर देंगे, और भी 1 घंटे में। आप अर्थव्यवस्था में अगर पूरा नहीं समझ में आपको आया तो अर्थव्यवस्था में लगातार 1 घंटा आप जुड़े रहिए, एक एक प्रश्न आपको हम समझा देंगे और ये बेहतरीन तरीका से समझाएंगे और इंटरेस्टेड के साथ आपको हम समझाएंगे। और आराम से याद कीजिए, बैठ करके आराम से सोचिए समझिएगा, एक बार वीडियो के रात में खोल कर आराम से देखते रहिए, आपको हर प्रकार के समझ में आएगा। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका जो नाम है अर्थशास्त्र, उसको हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जितने सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वह सभी प्रश्नों का डिस्कशन आपको इसी क्लास में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि जो चैप्टर के भी नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले समझना है कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है? कहता अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को संपादित किया जाता है, जैसे में कृषि का काम, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार। ठीक है, माइक देखना चालू है कि नहीं? पीछे वाला क्लास में चालू नहीं था, ग्रीन लाइट जल रहा है। तो यहां पे देखेंगे अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को संपादित किया जाता है, जैसे में कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो अर्थव्यवस्था क्या है? एक ढांचा है, एक ढांचा है जिसके अंतर्गत कृषि ढलता है, जिसके अंतर्गत उद्योग, जिसके अंतर्गत व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार, ये सब किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे? हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसे आपको फर्स्ट में दिया कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों के विवेचना कीजिए, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों को। तो अर्थव्यवस्था आधार पर वर्गीकृत की जा सकती है। अर्थव्यवस्था जो है 2 आधार पर वर्गीकृत, 2 लिखना चाहिए लेकिन 2 लिखा गया, 2 और 2 में फर्क है, 2 लिखना, ठीक है। तो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए कि अर्थव्यवस्था कितना प्रकार के होता है। तो अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटी गई है। अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से एक होता है विकास के आधार पे और एक स्वामित्व के आधार पे। विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था को 2 प्रकार होते हैं। विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था के कितना प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक विकसित अर्थव्यवस्था और एक विकासशील अर्थव्यवस्था। एक विकसित अर्थव्यवस्था और एक विकासशील अर्थव्यवस्था। हम विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और विकासशील अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं? जो देश पूर्ण रूप से खनिजों का दोहन कर चुका है उसको हम विकसित देश कहेंगे, और जो अभी लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे? विकासशील। जो मतलब विकास कर रहा है उसको हम विकासशील कहेंगे, और जो विकास कर चुका है उसको हम विकसित कहेंगे। अमेरिका जो उदाहरण है बाबू, अमेरिका हमारा विकसित देश है। अमेरिका कैसा देश है? लेकिन भारत कैसा देश है? विकासशील देश है। अमेरिका विकसित देश है और भारत विकासशील देश है। अब हम आते हैं स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि अर्थव्यवस्था स्वामित्व के आधार पे अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है।
1 मिनट टाइम दीजिए। थोड़ा PDF यहाँ भी खोल लेते हैं ना, तो उससे पढ़ने में थोड़ा आसान होगा। चलिए देखिए, तो कह रहा था कि स्वामित्व के आधार पे अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला नंबर पे कौन आता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन आता है? एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है। अच्छा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उदाहरण है वो क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रिया। अमेरिका, जापान और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रिया। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रिया किसके अंतर्गत आते हैं? अगर पूछे बताइए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस किस देशों में कायम है? अमेरिका, अमेरिका के बाद जापान के बाद ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। एम लिख दिया तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। फिर से देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, तो आगे आपको कौन कौन? चीन, क्यूबा, वियतनाम। चीन, क्यूबा, चीन, क्यूबा और वियतनाम। चीन, क्यूबा, चीन, क्यूबा, वियतनाम में कैसी अर्थव्यवस्था है? अब आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, आपको भारत आ गया। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था कायम है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप समझते हैं कि सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो देखो, जब हमारा देश चलती है उसमें 3 प्रकार की व्यवस्था का, देश में पूरे दुनिया में 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था कायम होता है। जो देश में हर चीज निजी है, हर चीज प्राइवेटीकरण है। हमारे भारत की बात देखो, यहाँ देश को कुछ सरकार भी चला रही है और यहाँ देश के कुछ पूंजीपति लोग भी चला। जैसे रेलवे लाइन कौन चला रहा है? सरकार चला रही है। आर्मी कौन चला रहा है? सरकार चला रही है। बहुत बड़े बड़े कंपनी सरकार चला रही है, और कुछ कंपनी आम जनता भी चला रहा है, कुछ पूंजीपति लोग चला रहे हैं। तो जहां पे पूंजीपति लोग, निजी और सरकारी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी दोनों मिलकर काम करती है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ सरकार कार्य करती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ निजी व्यक्ति के हाथों में सरकार रहती है। अब आगे चलते हैं, यहां से ऑब्जेक्टिव स्टेप की याद रखेंगे। अगला चलते हैं, अर्थव्यवस्था का पिता या जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम, अर्थव्यवस्था का पिता या जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। इकोनॉमिस्ट ऑफ फादर्स, अर्थव्यवस्था का पिता या अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। आगे आते हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका का अर्जन करने की एक प्रणाली है। यह बात किसने कहा था? ब्राउन ने कहा था। ब्राउन कहा था कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। आजीविका अर्जन करने की एक, ये बात कौन बोला था? ब्राउन। ब्राउन क्या बोला था? कि अर्थव्यवस्था, सिर्फ जो अर्थव्यवस्था आप जो बोल रहे हैं, जिसको अर्थव्यवस्था आप कह रहे हो, वो आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। ये बात किसने कहा था? ब्राउन ने कहा था। फिर आते हैं, अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख कार्य कौन कौन है? आप बताइए। अर्थव्यवस्था का हमको 2 काम बताना है, ऐसे तो बहुत सारे काम है। तो पहला काम जो अर्थव्यवस्था का है, लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना। अर्थव्यवस्था का पहला काम क्या है? हाँ, रोजगार का अवसर प्रदान करना। हर लोग के रोजगार मिलेगा, चाहे ऐसी व्यवस्था कायम कीजिए आप। अर्थव्यवस्था का पहला काम यही होता है। और दूसरा काम क्या होता है? आवश्यकता पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सेवा या उत्पादन करना। जो हमारी आवश्यकता है उस वस्तुओं का आप उत्पादन करवाइए। ये किसका काम है?
अर्थव्यवस्था के काम है। यदि हमें अभी देश में पेन की आवश्यकता है तो पेन का उत्पादन करवाइए, पेन बनवाइए कंपनी में। यदि हमें कपड़ा की आवश्यकता है तो कंपनी में आप कपड़ा बनवाइए। ये किसकी काम है? अर्थव्यवस्था का काम है। अब अर्थव्यवस्था का हम बताएं स्वामित्व के आधार पर 3 भाग में बांट दिया गया है। तो अब देखिए किसका काम है, आप सरकार किसको अधीन में दिए हुए हैं, प्राइवेट चल रहा है सरकार की आपका सरकारी चल रही है सरकार। फिर है आर्थिक क्रियाओं के मोटे तौर पर, आर्थिक क्रियाओं के मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? तो आर्थिक क्रिया के मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया। कभी आप 4 भागों में भी पढ़ोगे, कभी आप 5 भागों में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो यहां पे कितना भाग में बांटे हम? 3 भाग में, कहीं 4 भी दे देगा, कहीं 5 भी दे देगा। तो 3 भाग में बांटे। पहला में आता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? जो डायरेक्ट पेड़ पौधे से जुड़े होते हैं, जो डायरेक्ट फसल से जुड़े होते हैं, जो डायरेक्ट जमीन से जुड़े होते हैं, वैसे व्यक्ति को हम, जैसे हम लोग भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं देश में, आप सेवा दे रहे हैं। चाहे दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं, उसको हम सेवा बोलते हैं, काम बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं के मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। जो आप काम कर रहे हैं उसको कितने भाग बांट दिया? तो कुछ लोगों को काम के प्राथमिक क्षेत्र में रख दिए, कुछ लोगों के काम के हम द्वितीय क्षेत्र में रख दिए, और कुछ लोगों के काम को हम तृतीय क्षेत्र में रख देंगे। जैसे किसान है, किसान जमीन से जुड़ा होता है, फसल से जुड़ा होता है, उत्पादन करता है किसान। किसान को किस श्रेणी में रखिए? प्रथम श्रेणी में रखिए। कोई मछली पाल रहा है, वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको कहां रखिए? प्राथमिक क्षेत्र में रखिए। कोई पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उसको कहां रखिए? प्राथमिक क्षेत्र में रखिए। प्राथमिक क्षेत्र को हम दूसरा नाम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम हम कृषि क्षेत्र कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र के विनिर्माण कर रहा है, प्राथमिक क्षेत्र के दोबारा रिपीट कर रहा है वो काम को, प्राथमिक क्षेत्र वाले व्यक्ति के ही काम में दोबारा फिर से वो काम कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र। जैसे किसान है, गेहूं उपजा दिया और कंपनी वाला ले जा करके उस गेहूं के बिस्किट बना रहा है। क्या कर रहा है? बिस्किट बना रहा है। तो बताइए, वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। जमीन से कौन जुड़ा? किसान। और किसान उपजा के दिया, किसको दिया? कंपनी वाला खरीद के बिस्किट बना रहा है। तो बिस्कुट बनाना विनिर्माण हुआ, केकर निर्माण करा? तो भाई फसल हम उत्पादन किए और ये फिर से एक नया चीज बना रहा है। मतलब हम जिसको उत्पादन किए पहला बार, उसको फिर से आप नया से निर्माण कर रहे हैं। वो किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तो कंपनी आगे, आपको उद्योग धंधे आगे, सब किस में आएंगे? द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। और तृतीय क्षेत्र में जो द्वितीय क्षेत्र की सहायता करेगा, जो प्राथमिक क्षेत्र की सहायता करेगा, उसको हम तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। जैसे में परिवहन, गाड़ी मोटर होता है, वो क्या करता है? किसान उपजा के देता है और कंपनी में पहुंचाने का काम कौन करता है? परिवहन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? परिवहन के। तो परिवहन तो भी एक प्रकार से काम कर रहा है। तो परिवहन का किस श्रेणी में हम रखेंगे? तृतीय श्रेणी में। जो ही दोनों को सहायता करेगा उसको किस में? इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कह दिया गया। तृतीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? अब बताइए, कृषि को किस में रखेंगे? वानिकी, प्राथमिक क्षेत्र। वानिकी बहु पेड़ पौधे, प्राथमिक क्षेत्र पेड़ पौधे। मछली पालना, उद्योग, परिवहन, संचार, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, आगे आते हैं हम। प्राथमिक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कृषि क्षेत्र से। कृषि ऊपर समझा दिए, फिर देख लीजिए। करा इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, ये ऐसे व्यवसाय जो होते हैं, वैसे जो काम होते हैं, उसको किस श्रेणी में रखें? हम प्राथमिक क्षेत्र में रखें। और बात करते हैं हम द्वितीय क्षेत्र के। द्वितीय क्षेत्र का किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। और इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य आते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है बाबू? तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रिया को सम्मिलित किया गया है। पूछेगा, बताओ कि परिवहन किस श्रेणी में आएगा? तृतीय में। बैंक किस में आएगा? बीमा किस में आएगा? संचार किस में आएगा? व्यापार किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। अब हम आते हैं कि हम बताए थे कि अर्थव्यवस्था को स्वामित्व के आधार पे 3 भागों में बांटा गया था, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। हम समझते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वैसी अर्थव्यवस्था जो समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण हो।
दोनों का, जहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कायम है, जहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कायम है, और दोनों का मिश्रण वाले व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा भारत है। भारत में कहीं कहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है और कहीं कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कायम है। तो भारत कैसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब आगे है समावेशी विकास क्या होता है? हम समावेशी विकास किसे कहते हैं? तो समावेशी विकास जो है आर्थिक विकास के जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए। यहां तक पहले समझना है, आर्थिक विकास के जिस पद्धति से आप आर्थिक विकास करना चाह रहे हैं, आप जो भी नियम ला रहे हैं, जो भी पद्धति ला रहे हैं, जो भी प्रक्रिया अपना रहे हैं, उससे समाज के वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाए। मतलब हम गरीब थे, अब धीरे धीरे उसका जीवन स्तर क्या हो गया? ऊंचा उठ गया। थोड़ा पीछे से आदमी आगे चल के बढ़ा है, तो समाज का कोई भी वर्ग विकास के लिए लाभ से अछूत नहीं रह पाए, ऐसे विकास को हम क्या बोलते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। मतलब हम विकास करें लेकिन जो लोग पीछे छूट रहे हैं उसमें कोई भी लोग पीछे नहीं छूट पाए, उस प्रकार से विकास करना क्या कहलाएगा? समावेशी विकास। अगर सरकार हमेशा चाहे कि समावेशी विकास हो तो कभी भी भारत में गरीबताई नहीं रही। गरीबताई किसके कारण होता है? क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहती है कि सब लोग अमीर हो जाएं, सब लोग के खाना पीना समय से मिल जाए, सब लोग संतुलित आहार पाए। सरकार कभी नहीं चाहती। सरकार चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं चाहती है। सरकार को हमेशा समावेशी विकास की बात करना चाहिए। इससे विकास से बात करेगा तो क्या होने वाला है? क्योंकि इसमें कहा गया है कि ऐसी आप विकास कीजिए ना, ऐसी पद्धति लाइए आप जिससे लोगों का जीवन स्तर क्या हो जाए? ऊंचा उठ जाए। अगर हम पहले मान लीजिए सही से भोजन नहीं कर पा रहे हैं इनकम से, तो हम इतना इनकम करे लगे कि सही से भोजन कर ले। जो आदमी सही से कपड़ा नहीं पहन पा रहा है, भाई इतना पैसा कमाए अच्छा से कि कपड़ा अच्छा से पहन सके। तो इसके कारण क्या होगा कि किसी भी वर्ग के लोग विकास से अछूत नहीं रह जाए, मतलब विकास के लिए पीछे नहीं रह जाए। वैसे विकास करने वाले को हम क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। अब आता है सतत विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कहता वैसे विकास जारी रह सके जो टिकाऊ बना रहे, टिकाऊ बना रह सके। अर्थात सतत विकास की वह प्रक्रिया जिसके तहत वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाए। आप विकास कीजिए लेकिन पीछे वाला पीढ़ी को ध्यान देके विकास कीजिए। क्या होता है, कभी कभी आदमी ने अपन विकास कर लेता है, आने वाला के लिए सोचवे नहीं करता है, तो आने वाला तो समस्या के साथ जिंदगी भर झेलते रह जाएगा। तो सतत विकास हुआ नहीं। सतत विकास के मतलब हुआ वैसी विकास जिससे आने वाला पीढ़ी का कोई विनाश नहीं हो। मान ले कभी कोयला उत्पादन हो रहा है और हम खूब कोयला के बिजली बना ले, इतना बिजली बना ले कि 24 घंटा बिजली रहे, और इतना बिजली के बर्बाद कर दे कि आने वाला समय पीढ़ी के 2-4 पीढ़ी के बाद आदमी जो आएगा ओकरा कोयला के खजाना में एगो कोयला भी नहीं मिले, हीरा के समान कोयला कहीं खोज के लावे। तो बताइए कैसे बिजली का उत्पादन करेगा? हम लोग पानी का भी इतना खपत कर दे कि पीछे वाला पीढ़ी के बारे में हम सोचवे नहीं करेंगे, तो आने वाला पीढ़ी पानी के लिए तरसेगा, आने वाला पीढ़ी खनिज के लिए तरसेगा। तो वैसे विकास नहीं करना है, वैसे विकास कीजिए, आने वाला पीढ़ी को ध्यान में रख के विकास करना ही क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहता है। बाबूजी की अगर 20 बीघा जमीन है तो क्या कीजिएगा? अगर जिंदगी है तो सब कमाइए नहीं, बेच के खा जाइए। अब बाल बच्चा आएगा तो क्या करेगा? रोड पर भीख मांगेगा। तो औसन रंगदारी चले से क्या फायदा है? मान ली कि 20 बीघा जमीन था, खूब एकदम फॉर्च्यूनर से चलिए दिन प्रतिदिन, ठीक है, आपको तो पूरा जिंदगी कट जाएगा किसी तरह से दमाइश मौज से। अब वहां पड़ेगा कौन फेरा में? आवे वाला पीढ़ी पड़ जाएगा फेरा में कि अब जमीन तो है नहीं, घर बनावे भर भी नहीं है, तो वहां पे प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो वह उसे विकास नहीं करना है। मतलब आने वाला पीढ़ी को ध्यान में रख के जो विकास करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? सतत पोषणीय विकास। योजना आयोग के गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। लेकिन योजना आयोग का नाम अभी बदल करके कौन सा आयोग रख दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया। और नीति आयोग कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1950 के माननीय मोदी जी किए थे। 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 के हुआ था और इसका योजना आयोग के अध्यक्ष जो थे प्रधानमंत्री होते हैं। जो जिस समय प्रधानमंत्री रहता है योजना आयोग का वह अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया और 1 जनवरी 2015 को, और इसका भी पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं?
प्रधानमंत्री। अब हम बात करते हैं बाबू पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि। पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1951 से 56, मतलब पहला बार पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, 5 साल की योजना थी। कितना साल की? आज दूसरी पूछे तो 56 में 5 जोड़ दीजिए, कितना? 61। 61 में फिर 5 जोड़ दीजिए। फिर बाद में कभी कभी 1 वर्षीय, 3 वर्षीय, 2 वर्षीय भी योजना चली थी, लेकिन उसको माइनस करके चलते हैं, हम अभी की बात चलते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब थी? 51 से 56। अगर पूछेगा कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। और द्वितीय आम चुनाव था, 5 साल जोड़ दीजिए, 52 और 5 कितना? 57 में। द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? हाँ, योजना आयोग और नीति आयोग कितने वर्षों के लिए योजना बनाई गई थी? 5 वर्षों के लिए बनाई गई थी। आर्थिक योजना का क्या अर्थ होता है? आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ होता है? हम नियोजन के बारे में समझते हैं कि हम आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, या आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, ये क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। कहने का मतलब है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के देखते हुए अगर हम देश में संसाधन के विभिन्न विकास की बात करते हैं, विकसित विकास की प्रयोग करते हैं, वैसे प्रयोग को हम क्या बोलते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? हाँ, जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उसी प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 के। और इसी साल आम चुनाव हुआ था। इसी साल आम चुनाव हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भी इसी साल हुआ था। कब? 1952 में। और 15 मार्च 1950 के क्या हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का गठन हुआ था। हम आते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली हम किसे कहते हैं? देखो बाबू, अर्थव्यवस्था की वह व्यवस्था जब एक वस्तु के बदले किसी अन्य वस्तुओं को लेन देन किया जाता था, वैसे चीजों को हम क्या बोलते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली। मान लिए वस्तु से वस्तु हम लोग फेर फार करते थे। अगर हमारे पास धान है, पहले पैसा उसा नहीं चलता था, पहले मुद्रा नहीं था, पहले चेक नहीं था, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी। पहले कौन सी? वस्तु विनिमय प्रणाली। अगर हम लोग किसान हैं और हमको नीमक की आवश्यकता है, मसाले की आवश्यकता है, अगर हमारे के यहाँ धान, गेहूं, चावल ये सब उपजा हुआ, तो हम धान लेकर चल जाएंगे और दुकान वाला के धान दे देंगे और वहां से हम उसके सामान खरीद, क्योंकि पैसा है नहीं तो क्या कीजिएगा? वस्तु दीजिए, वस्तु लीजिए। अगर हमारे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, तो हमको चावल की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? आपको गेहूं दे देंगे और हम चावल ले लेंगे। लेकिन यह बहुत कठिन समस्या थी कि भाई हमको चावल की जरूरत है, हमको क्या गेहूं में? हमको क्या गेहूं में जरूरत है? चावल के। अब जिसके कि यहाँ चावल है उसको क्या गेहूं की जरूरत नहीं है, उसको कि यहाँ मूंग की जरूरत है। अब वो मूंग खोजेगा, हमारे पास गेहूं है, तो हम तो इसके साथ कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं। तीसरा के पास, जिसको पास और गेहूं, तो कह रहा है कि नहीं मेरे पास चना की आवश्यकता है, तो अब जिसके पास चावल है उसके पास चना नहीं है। तो इससे कहा होता था कि लेन देन करने में बहुत कठिन समस्या उत्पन्न होती थी। तो फिर इसको बढ़ा करके आगे चलकर अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग रास्ता निकाला, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में हम सामान एक वस्तु से वस्तु में खरीदते थे। हम किसी को क्या करते थे? अपने एक वस्तु को देते थे और दूसरी वस्तु से लेन देन करते थे। तो वही कह रहा है, अर्थव्यवस्था की वह अवस्था जब एक वस्तु के बदले किसी अन्य वस्तुओं को लेन देन किया जाता था, उसे हम क्या कहते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। अब आता है प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण दे। प्लास्टिक मुद्रा हुआ बाबू डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड। यहां देखिए, ये एटीएम कार्ड है, यह है डेबिट कार्ड और यह है क्रेडिट कार्ड। देखिए यहाँ पे तीनों कार्ड आपका लगा हुआ है। तो प्लास्टिक मुद्रा, ये सब कौन सा मुद्रा है? प्लास्टिक मुद्रा है। पहले ये सब नहीं था, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अब चावल ले जाइए, गेहूं दीजिए, गेहूं ले जाइए, चावल, ऐसे वस्तु से सामान लेन देन कर लेते थे। लेकिन अब वो सब नहीं होता है। चावल की जरूरत है, चाहे घर में किसी चीज की आवश्यकता है, हम चाहे एटीएम कार्ड लेके चल जाते हैं बाजार, चाहे हम डेबिट कार्ड लेके चल जाते हैं, चाहे हम क्रेडिट कार्ड लेके चल जाते हैं। ये 3 प्रकार की कार्ड है। इसको हम क्या बोलते हैं?
प्लास्टिक मुद्रा बोलते हैं, प्लास्टिक मुद्रा बोलते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप पैसा लेके निकलिए घर से। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है? कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है? हम कोर बैंकिंग प्रणाली किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसा भेज देता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोर बैंकिंग कहते हैं। जैसे मान लिया जाए हमको मुंबई पैसा भेजना है, आप बैंक गए, अब बिना देर लगे तुरंत बटन इंटर वाला 5 शेयर के दाबे, इंटर दाबे, पासबुक नंबर दाबे, पैसा तुरंत मुंबई पहुंच गया। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रणाली को हम क्या करते हैं? इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? कहता है राष्ट्र आय के देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। अब समझिए कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। बोला कि राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय, राष्ट्र में कुल कितना इनकम है और राष्ट्र में कुल कितना जनसंख्या है, उससे हम भाग देते हैं तो क्या हमारा पता लगता है? राष्ट्रीय आय लगता है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय पता लगता है बाबू। हम आय किसको कहते हैं? हम इनकम किसको कहते हैं? तो जो आपको कार्य के बदले में दिया जाता है उसको हम आय कहते हैं, इनकम कहते हैं। अगर आप दिन भर खेती कर रहे हैं और खेती के बदले में जो आपको भी कुछ मिला, चावल मिला, गेहूं मिला, पैसा मिला, कुछ भी मिला, वो सब क्या कहलाएंगे? आय कहलाएंगे। आ रहा बात समझ में? वो सब क्या कहलाएंगे? आय कहलाएंगे। लेकिन बात चल रही है यहाँ कौन सी का? प्रति व्यक्ति आय का। प्रति व्यक्ति, चाहे प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो हम देखें कि देश में कुल इनकम कितना है, कुल आय कितना है और देश के कुल जनसंख्या कितना है। तो कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने से जो भी आएगा भागफल आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। सबसे पहला मानव विकास सूचकांक किसने तैयार किया था? महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने क्या किया? सबसे पहले मानव विकास सूचकांक तैयार किया। सबसे पहले मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक है कि मतलब बाबू HD ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर पूछेगा HDI के फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो पहला बार HDI तैयार करने वाला मानव कौन था? पहला व्यक्ति कौन था? महबूब उल हक ने किया था। कौन किया था? महबूब उल हक किया था। अब आगे आते हैं। मानव विकास सूचकांक कितने सूचक हैं? मतलब मानव विकास सूचकांक तैयार होता है तो कितना सूची को रख करके? जीवन आशा, शिक्षा और जीवन स्तर। सबसे पहले कि आपके देश में कितना इनकम है, फिर शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, फिर जीवन स्तर कैसा है। ये तीनों चीज देख करके किसी भी देश का HDI तैयार करता है कि वहां के मानव विकास कितना कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। ये तीन चीज को ध्यान में रख करके किया जाता है। अब बात आगे आते हैं हम लोग कि बीमारू राज्य की बात करते हैं कि बीमारू राज्य के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आने वाले हैं। तो बीमारू के अंतर्गत बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्य जो है बीमारू राज्य। बीमारू राज्य कहे का मतलब अति पिछड़ा राज्य। बीमारू राज्य किसको बोलते हैं? अति, भारत के वैसे राज्य जो बहुत पीछे है, शिक्षा में, रोजगार में, हर चीज में पीछे है, किसी चीज में आगे नहीं है, वैसे राज्य को हम किस श्रेणी में रखते हैं? बीमारू राज्य की श्रेणी में रखते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आधारित संरचना क्या है? आधारित संरचना, आधारित संरचना का मतलब है उन सुविधाओं तथा सेवाओं से जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होती है, उसको क्या बोलते हैं? आधारित संरचना कहते हैं। जैसे में बिजली, परिवहन, संचार, बैंक, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आधारित, मतलब इस पे हम निर्भर करते हैं। कहता बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। और गौतम बुद्ध लुम्बिनी नामक स्थान के रहने वाले थे जो बोध गया में आकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। सोचे कि ये भी एक राजघराने के थे और उसके बाद भी अपने जीवन के बहुत कष्ट जीवन ला करके लाए, बोध गया में बिताए, तब जाकर इनको ज्ञान के प्राप्ति हुआ।
कराए। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाला कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन के नेता भी थे और 1974 में ये जेल भी जा चुके थे। जयप्रकाश नारायण बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, कंप्लीट है यहां से। वर्तमान समय में भारत का सबसे गरीब पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार। नहीं, यहां क्वेश्चन देखिए हो गया कि वर्तमान समय में भारत का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है। अभी पिछड़ा राज्य कौन है? लेकिन बताइए कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है? आखिर आज बिहार पीछे है, मान रहे हैं कि बिहार पीछे है, लेकिन कारण होता है कि आखिर पीछे काहे है? तो काहे बाबू? तेज से बढ़ती हुई जनसंख्या। यहाँ इतना जनसंख्या बढ़ रहा है, इतना जनसंख्या बढ़ रहा है, जिसके वजह से क्या है आज बिहार पीछे। जनसंख्या बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक पीछे होने हैं। दूसरा में आधारित संरचना का अभाव, जैसे स्कूल कॉलेज। आधारित संरचना देखिए ऊपर से बाबू, बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल कॉलेज, अस्पताल, इस सबके का है बिहार में अभाव है, मतलब कमी है। कृषि पर निर्भर है लोग, खेती होता है तो ठीक नहीं होता, आधा बिहार बाढ़ में डूब जाता है, तो जिसकी वजह से आज बिहार क्या है? पीछे है। अब हम बात करते हैं कि बिहार के बीच पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय बताइए। जब कारण है तो दूर करने का उपाय भी होगा। दूर कीजिए, कैसे दूर होगा? सबसे पहले जनसंख्या पे नियंत्रण कीजिए। क्या करना है? हाँ, जनसंख्या पे नियंत्रण करना है। जनसंख्या बड़ी तेज गति से बढ़े। ठीक है, कृषि को तेज से विकास करना है। कृषि में जो धीमी गति से विकास करे उसको क्या करना है? तेज से विकास करना है। फिर वार्ड पर नियंत्रण करना है। आधारित संरचना का विकास करना है, जहां तहां उद्योग लगा देना है। गरीबी दूर करने का उपाय करना है। शांति व्यवस्था स्थापित करना है। स्वच्छता ईमानदारी से काम करना है। प्रशासन और केंद्र को भी स्वच्छता और ईमानदारी से काम करना चाहिए। भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिए। संसाधनों तक हमें पहुंचना चाहिए, तब जाकर के बिहार का जो पिछड़ेपन है वो दूर हो जाएगा। अब बाढ़ के रोके के सबसे बड़ा उपाय करना चाहिए बिहार में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 2 मई 1951 के हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणन का लेखा जोखा कौन निर्धारित करता है? देखो बाबू, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणन करता है, जो कुल इनकम होता है राष्ट्र का, जो राष्ट्र की कुल इनकम होता है, उसको कौन गणन करता है, कौन गिनती करता है, लेखा जोखा कौन रखता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन रखता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना लेखा जोखा कौन नियंत्रण करता है? तो वही क्वेश्चन आगे सेम। आर्थिक विकास का सबसे बेहतर पैमाना क्या है? प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास का सबसे बेहतर पैमाना, अगर आपको किसी देश का विकास के बारे में पता लगाना है तो आर्थिक विकास का प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दीजिए, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? देश डेवलप कर जाएगा। किसी राज्य की विकास को अर्थशास्त्रियों द्वारा आश्चर्य का अर्थशास्त्र कहा गया। बिहार मतलब बताया गया, यहां पे गलत लिखा गया। देखिए, बोला है कि किस राज्य को अर्थशास्त्रियों के द्वारा यह कहा गया कि देश का विकास किस राज्य के बिना संभव नहीं है? तो बिहार के बिना देश का विकास संभव नहीं है। हाँ, आगे विकास, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये किसने कहा था? तो पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन जिसे कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसे मिसाइल मैन कहते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये पूर्व राष्ट्रपति के पद पर भी रहे। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने कहा था कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। झारखंड बिहार को कब अलग हुआ करता है? 15 नवंबर 2000 को। मतलब झारखंड और बिहार कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्रों में कितना कैलोरी निर्धारित किया गया? तो देखो बाबू, गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा टाउन में अलग होता है, शहर में अलग और गांव में अलग।
यदि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी है और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी है तो उसको गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है। अगर 2400 कैलोरी है, 2400 कैलोरी गांव में है तो उसको गरीबी रेखा के नीचे, अगर शहर में 2100 कैलोरी है तो उसको गरीबी रेखा के नीचे। नरेगा योजना किस महापुरुष के नाम पर है? महात्मा गांधी। नरेगा योजना किसके नाम पर? महात्मा गांधी के नाम पे नरेगा योजना आज भी चलती है, आज भी चल रही है। नरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये नरेगा का फुल फॉर्म हो गया। नरेगा का फुल फॉर्म। प्राचीन काल में किस देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था? भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेज ने सोने की चिड़िया को कितने वर्ष तक अपना गुलाम बना के रखा? लगभग 200 वर्षों तक भारत को गुलाम बना के रखा, तब जाकर के आजाद हुआ हमारा देश। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? हाँ, आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य जो होता है, मेन उद्देश्य जो होता है, जीविकोपार्जन करना। क्या चीज? जीविकोपार्जन या जीविकोपार्जन भी बोल सकते हैं। आगे है ये क्वेश्चन जो इसे कट गया, ठीक है, आगे चलते हैं। ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब है? 2012 से 2017। ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 है। 2011 की स्थापना के अनुसार, 2011 के स्थापना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना थी? बोलिए। 10 करोड़ 38 लाख 4,600। ये कौन जनगणना का डाटा है? अब हो गया 2021 में जनगणना। जनगणना कई साल पर होती है? 10 साल पे। जनगणना 10 साल पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब? 1951 में शुरू हुआ। 1951 से कब तक? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर थे? हाँ, 2011 में जब जनगणना हुआ था तो पता चला कि बिहार में 63.83% लोग पढ़ल लिखल है। और सबसे ज्यादा अगर शिक्षित है कोई तो केरल 92 पॉइंट कुछ प्रतिशत वहां के लोग साक्षर है। तो पूछेगा कि भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक साक्षर राज्य है? तो केरल। और किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है? तो वो भी केरल का। मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक किस राज्य का है? केरल का है। अब पढ़ा लिखा लोग भी कहाँ के हैं ज्यादा? केरल का है। बिहार तो सब चीज में पीछे है। तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना। सबसे ज्यादा जनसंख्या बिहार के कौन जिला में है? और गर्म जिला कौन? गया जिला। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शिवहर। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला और सबसे कम जनसंख्या वाला? शिवहर। बिहार का लिंग अनुपात 916/1000, मतलब 1000 पुरुष है तो जहां 916 गो लड़की है। कहाँ के? बिहार के लिंग अनुपात बहुत घट रहा है, लड़की की संख्या, ठीक है, लेकिन यहाँ लड़की बढ़ल है। सरकार के डाटा में लड़की कम है, यहाँ लड़की ज़्यादा है। अच्छा, अब ने लड़का के मुताबिक लड़की ज़्यादा पढ़ रही है, इसीलिए हर क्लास में देखिए लड़की की संख्या ज़्यादा है। अब मेरे पास कोई क्लास में चल जाइए, हर क्लास में लड़की ज़्यादा, यही क्लास के देखिए तुलना कीजिए, लड़की ज़्यादा मिलेगा। लड़कन कम पढ़ लिख रहा है। अब लड़कन जानता है पढ़ो लिखो चाहे कुछ नहीं, ऐसे भी नौकरी लगना नहीं है, मुखिया के चुनाव लड़ो नहीं तो फिर मुखिया जगह खाली रहो। समझ गया? लड़की के तो जान रहा है पढ़ना लिखना है, पढ़ा लिखा रहेंगे शादी भी अच्छा घर हो जाएगा। हाँ, तिलक कम नहीं होता बाबू, और ज़्यादा अब होता है। अगर मान ली कि बढ़िया ज़्यादा पढ़ा लिखल रहिएगा तो और ज़्यादा बढ़िया घर आप ब्याह कीजिएगा, थोड़ा कम पढ़ा लिखल रहिएगा तो गरीब घर भी ब्याह हो जाएगा। नहीं तो ज़्यादा पढ़िएगा तो ज़्यादा तिलक देवे पड़ेगा। लड़कन में भी वही प्रोसेस है, ज़्यादा पढ़ेगा तो ज़्यादा तिलक लेगा और लड़की ज़्यादा पढ़ेगी तो ज़्यादा तिलक देवे पड़ेगा। सही बता रहे हैं?
ऐसे ही होता नहीं तो आपको उधार देते। अगर मान ली अनपढ़ रहेगा, तोरा से तो पढ़ा लड़का ब्याह कर नहीं सकता है, करेगा तब और क्या करे पड़ेगा? हाँ, अनपढ़ के साथ ब्याह करवाए पड़ेगा तो पैसा कम मैनेज हो जाएगा। अब मान ली कि लड़का पढ़ा है और लड़की चाह रही है कि अनपढ़ है और पढ़ा लड़का से ब्याह, तो फिर कई गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। पैसा के बल पर भी ब्याह होता है बिहार में, समझ गए? तो 2004 के आंकड़े के अनुसार भारत की 2004 के आंकड़ा के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना था? 28,000 प्रति व्यक्ति आय था। 2004 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में करीब कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? कितना? 19 बैंकों के, लेकिन कहीं कहीं 14 बैंक भी देता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास के नीति पर क्या प्रभाव पड़ा? अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो विकास क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। जनसंख्या बढ़ने से मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान? लेकिन अब घट के 127वां आ गया है और पूछेगा कि बताइए कौन सा देश है दुनिया का जिसका मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 स्थान आता है? तो नॉर्वे। नॉर्वे ऐसा देश है जिसका मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर वाला में है। मानव विकास सूचकांक भी 3 भाग में बढ़ गया, न्यूनतम, मध्यम, उच्चतम। निम्नतम, मध्यम और उच्चतम। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? आर्थिक और अनार्सिंग दोनों। जब शिक्षक अपने पुत्र को अपने घर पर पढ़ाता तब वह अनैतिक लिया, जब वह अपने पुत्र को विद्यालय में पढ़ाता तो वह जन आर्थिक क्रिया है। ठीक है, जैसे मान लिया कि अगर अपने काम हम कर रहे हैं, अगर अपने काम हम कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएंगे? अनैतिक। और अगर दूसरा जगह पे जाकर के हो रहा है तो हाँ। भारत सरकार को केंद्रीय बैंक कौन सा है? हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। एक ही वो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ, और इसी के अंतर्गत में सभी बैंक चलता है। जितना राष्ट्रीयकरण बैंक है ना, सब बैंक एक हैंडल में चलता है। समावेशी विकास के किन किन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है? अगर समावेशी विकास होगा तो सभी वर्ग के, समावेशी विकास में सभी वर्ग के। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्व सुलभ हो गया था? कंप्यूटर आवे के बाद ये सब क्या हो गया? हर चीज इजी हो गया। आज देखो हिसाब करने में इजी हो गया, कंप्यूटर आने के बाद पढ़ना इजी हो गया, डाटा तैयार करना इजी हो गया, कोई डेटा भी तैयार कीजिए तो इजी हो गया। मतलब कोई चीज भी आने से क्या हो गया? कंप्यूटर आने से सुलभ और आसान हो गया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 के। वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? 164 देश हैं जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हो चुके हैं, जिसमें 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान 164वां सदस्य बना विश्व व्यापार बैंक संगठन का, विश्व व्यापार संगठन का। भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? मेघालय और गुजरात विकास में सबसे आगे है। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किस राज्य का प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है? तो किस राज्य के? अब बिहार के कौन सा राज्य, कौन सा जिला के जनसंख्या सर्वाधिक है और कौन सा जिला के जनसंख्या कम है? शिवहर। भारत का कौन सा राज्य विकास दर के मामले में सर्वाधिक? विकास के मामले में कौन आगे है? केरल है। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? 2002 में HDI का रिपोर्ट जारी हुआ था सर्वप्रथम।
विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन है? मुद्रा है। विकास के बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? जनसंख्या भी ज्यादा और प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा, पटना का। उत्पादन एवं आय गणन विधि द्वारा दृष्टिकोण से क्या है? सहज, वैज्ञानिक, व्यापारिक, ये तीनों होता है। कहता है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? महाजन। जो सबसे आपको इजी तरीका से पैसा उसा मिल जाएगा वह कौन है? महाजन। संस्थागत वित्त का मुख्य साधन क्या है? व्यावसायिक बैंक। बिहार के कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25 है। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। मतलब लंबे समय के लिए किसानों को कर्ज कौन देती है? भूमि विकास बैंक आपको बहुत लंबा समय के लिए किसानों को कर्ज देता है ताकि अपना फसल आसानी से उपजा सके। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? भारत को वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। और भारत के प्रशासनिक राजधानी किसे कहा जाता है? दिल्ली को। प्रशासनिक राजधानी जहां केंद्र सरकार की कार्यालय होती है, जहां प्रशासन की कार्यालय होती है, जहां केंद्र के पूरा कब्जा होता है, उसी को हम बोलते हैं प्रशासनिक राजधानी या प्रशासनिक बोलते हैं। ठीक है, प्रशासनिक जगह बोलते हैं। देश में सभी कार्यरत क्षेत्रों ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? देश के बाद बोला कि कार्यरत ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मतलब छोटे मोटे बैंक मिला के कुल कितना बैंक है? हाँ। मानव पूंजी का प्रमुख घटक कितने हैं? 5 है। शेयर बाजार की विनियामक संस्था कौन सी है? नियामक संस्था ना। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? क्वेश्चन जो है मिस्टेक हो गया, प्रिंट करने वाला मिस्टेक कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लिखे थे। देश में सब्जी का उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान? दूसरा स्थान आता है। भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हाँ, पड़ोसी देश में सबसे ज्यादा किसका है? श्रीलंका के है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय सभी संसाधन। प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय सभी। किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्थाओं का अधिकार होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका अधिकार होता है? निजी संस्था का। किसका? निजी संस्था का। विकास किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन पर किसी व्यक्ति या निजी का, सेम क्वेश्चन आगे ना। समानता किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित करता है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षर दर एवं स्वास्थ्य। प्रति व्यक्ति आय, साक्षर दर और स्वास्थ्य, तीन को कंडीशन के देख करके डेवलप की तैयारी कर दिया जाता है। बिहार को जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई? 1907 में। अब चल जाइए बिहार के जमशेदपुर में, जहां लोहा इस्पात के कारखाना खुला था 1907 में। विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन है? अमेरिका और ब्रिटेन। कौन सा देश? विकसित। मिश्रित में किसका? भारत का। और समाजवादी अर्थव्यवस्था चीन का। युवा। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। आर्थिक समृद्धि का संबंध है किससे? दीर्घकालीन से। और आज इतना ही चैप्टर आपका समाप्त होता है।